रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। अच्छा दोस्तों, आज के दिन की कहानी शुरू करूं लेकिन उससे पहले आप सभी लोग जो पिछले 2 दिन से मुझे आप लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि सर आपका जो वीडियो है वो इंग्लिश में प्ले हो रहा है, जो टाइटल है वो भी इंग्लिश में बदल जा रहा है, तो ऐसे में सुनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। हालांकि कुछ लोगों को मैंने बताया भी था कि आप जाकर 3 डॉट पर क्लिक कर मेरी ओरिजिनल वॉइस सेलेक्ट कर लीजिए हिंदी की, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत लोगों को ये परेशानी आई है क्योंकि बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं कि कैसे आवाज़ को बदला जाए। तो ऐसे में आज पूरा दिन मैं परेशान रहा और पिछले 2 वीडियो पे आप देखेंगे इसी वजह से जो हमारे व्यूज़ थे ये बहुत ज़्यादा डाउन थे। व्यूज़ ने 1000 व्यूज़ भी क्रॉस नहीं किए। और दोस्तों आज पूरा दिन मैंने इस बारे में तहकीकात की तो मुझे पता चला कि यूट्यूब ने एक ऐसी सर्विस लॉन्च की है जिसमें वॉइस को ऑटो डब किया जा सकता है। तो मेरे चैनल पर वो ऑटो डब वाला फीचर मिल गया था जो अपने आप ही एक्टिव हो गया, जिसकी वजह से आप लोग को ये परेशानी देखने को मिली। खैर वो मैंने सारी चीज़ें ठीक की हैं और आज के दिन अगर किसी को परेशानी आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताएगा ताकि मैं इस पर और काम कर सकूं। लेकिन दोस्तों एक और परेशानी के बारे में मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि दरअसल मैंने आज अपनी बियर्ड जो है वो थोड़ी छोटी कराई। तो जैसा कि मेरे जो पुराने व्यूवर्स हैं जो मुझे जानते हैं, मैंने बहुत पहले आप लोगों को अपनी एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया था। वो प्रॉब्लम ये थी कि अचानक से मेरे चेहरे पर यहाँ पर एक वाइट स्पॉट हो रहा है जिसको सफ़ेद दाग बोलते हैं, जिससे कई जगह पर फुलबेरी या फिर कई जगह पर सफ़ेद दाग या फिर कुछ और बोला जाता है। तो इसकी मैं पिछले कुछ समय से लगातार दवा कर रहा हूँ लेकिन कोई भी फ़ायदा मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है और जो दाग है वो धीरे धीरे स्लोली बड़ा होता चला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये पूरे चेहरे पर या फिर कहीं और भी फैल सकता है। तो ऐसे लोग जो कोई भी अगर इसकी कोई मेडिसिन कोई दवा जानता हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लेकिन वही बताइएगा कि जिसको किसी दवा से अगर फ़ायदा हुआ हो या फिर कोई डॉक्टर हो। बाकी मैं आप लोग का बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूँगा कि अगर आप मेरी इस मामले में मदद करेंगे, क्योंकि ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन दे रही है जिसकी वजह से मुझे कई बार तो रात में नींद भी नहीं आती है। दोस्तों अब आ जाते हैं सीधा इस कहानी का रुख कर लेते हैं और आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा इसमें एक ऐसा कातिल था जो एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखता है कि जिसकी वजह से पुलिस को वो 5 दिन तक छकाता रहता है। लेकिन दोस्तों वो ज़्यादा दिनों तक पुलिस को परेशान कर नहीं पाता है। 5 दिन के बाद में जब पुलिस इस पूरे केस का खुलासा करती है तो लोग हैरान होते हैं, परेशान होते हैं। लोग यही कह रहे होते हैं कि आखिर इंसान कितनी ही ज़्यादा सतर्क होकर चालाकी से क्राइम कर जाए, लेकिन आखिरकार वो दोस्तों पुलिस की गिरफ्त में आता ज़रूर है। और सेम कुछ आज की कहानी के अंदर भी ऐसा ही हुआ। दोस्तों कहा जाता है कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पवित्र रिश्ता अगर कोई है तो वो पति और पत्नी का रिश्ता होता है, क्योंकि यही एक ऐसा रिश्ता होता है जो किसी खून की बुनियाद पर नहीं होता है, जो पहले से नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ रिश्ता भरोसे पे बना होता है और ये रिश्ता इतना ज़्यादा भरोसे का होता है कि एक पति अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी पत्नी के नाम से खरीद सकता है और एक पत्नी अपनी सारी ज़िंदगी अपने परिवार वालों को छोड़कर अपने पति के साथ रह सकती है। तो ये एक ऐसे भरोसे का नाम का रिश्ता है। और दोस्तों इसी रिश्ते को कुछ इस तरीके से कलंकित किया गया छत्तीसगढ़ में। दरअसल छत्तीसगढ़ में एक जगह लगती है, एक ज़िला लगता है रायगढ़ ज़िला, और यहीं पर एक थाना आता है धर्माज्यगढ़। ये जो धर्माज्यगढ़ है यहीं पर एक परिवार रहा करता है जिसमें गंगाधर डनसेना, जिनकी उम्र तकरीबन 28 साल के आसपास है, उनकी पत्नी गिरिजा डनसेना जिनकी उम्र तकरीबन 23 साल के आसपास है। गंगाधर और उनकी पत्नी गिरिजा, इन दोनों की हाल ही में शादी हुई थी। गंगाधर और गिरिजा एक दूसरे के साथ में बहुत खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। गंगाधर अपनी पत्नी गिरिजा से बेनतहा मोहब्बत किया करता था। उधर जो गिरिजा थी ये भी अपने पति गंगाधर से बेनतहा मोहब्बत किया करती थी। गंगाधर चूँकि पैसा इतना नहीं था परिवार में, चूँकि मेहनत मजदूरी किया करता था, तो उसी से जो भी कुछ पैसे अर्जित होते थे वो पैसे लाकर अपनी पत्नी गिरिजा के हाथ पर रख दिया करता था। और धीरे धीरे सारी ही चीज़ें इनके परिवार में ऑलमोस्ट बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। परिवार में हालांकि पैसे कम थे लेकिन खुशियाँ भरपूर थीं। जो कुछ भी पैसे गंगाधर कमाता था उससे उसका और उसकी पत्नी गिरिजा का जो भरण पोषण था ये बहुत अच्छे से हो रहा था। धीरे धीरे समय गुजरता है और दोस्तों उसके बाद में एक तारीख आ जाती है 5 अप्रैल साल 2025। और ये 5 अप्रैल साल 2025 एक ऐसी तारीख थी कि ये गंगाधर के परिवार पर एक बिजली की तरह टूटने वाली थी। दरअसल इसी 5 अप्रैल साल 2025 को गंगाधर अपने काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। जब वो बाहर से लौट के आता है तो उसकी जो पत्नी थी ये दर्द के मारे करा रही होती है। गंगाधर अपनी पत्नी से पूछने की कोशिश करता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो जो पत्नी थी वो अपने सीने की तरफ इशारा करती है कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है और मेरे सीने में बहुत तेज़ का दर्द है। अब गंगाधर बेचारा परेशान होता है। वो अपनी पत्नी को कहीं पर लेके जा पाता, चूँकि गरीब फैमिली है, न कोई ऐसी साधन है, न कोई ऐसी बाइक है, न कोई गाड़ी है जिस पर वो अपनी पत्नी को तुरंत लेके जा सके। लिहाजा वो अपनी पत्नी को कहीं पर लेके जाता, तैयारी करता।
इससे पहले ही इसकी जो पत्नी थी वो दर्द से बहुत ज़्यादा कराह रही होती है और दोस्तों कराहते कराहते उसकी जो पत्नी होती है दम तोड़ देती है। यानी गंगाधर की पत्नी गिरिजा अब इस दुनिया में नहीं थी। उसके सीने में अचानक से दर्द हुआ। गंगाधर को बाकी लोगों को लगा कि शायद हार्ट अटैक आया होगा। गंगाधर जिसकी हाल ही में शादी हुई थी और वो अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत किया करता था, अचानक से इस तरीके से उसकी पत्नी का उसे छोड़ जाना, ये गंगाधर के ऊपर एक बिजली की तरह टूट पड़ता है। गंगाधर तुरंत अपने ससुराल वालों को फ़ोन कर देता है कि इस तरीके से गिरिजा की मौत हो गई है। एंड उसके बाद में ये पुलिस वालों को भी फ़ोन कर देता है। एंड पुलिस को फ़ोन करने के बाद में कहता है कि मेरी पत्नी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। लेकिन दोस्तों ये मामला अगर हार्ट अटैक का था तो फिर गंगाधर को पुलिस को फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी। यहीं पर यह मामला उलझ जाता है। दरअसल जो गंगाधर के ससुराल वाले लोग आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि गंगाधर उनके सामने झूठ बोल रहा है, उनके सामने नाटक करने की कोशिश कर रहा है और उनको किसी तरीके से गुमराह करने की कोशिश करता है। लिहाजा गंगाधर चूंकि पहले ही पुलिस में फ़ोन कर चुका था, इसलिए गंगाधर के ससुराल वाले भी तुरंत पुलिस में पहुंच जाते हैं एंड कहते हैं कि गंगाधर हम सबको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल इसने ही हमारी बेटी गिरिजा के साथ में कुछ ना कुछ किया है। अब पुलिस वाले जब ये मामला सुनते हैं तो ऐसे तो शक के आधार पर गंगाधर को गिरफ्तार किया नहीं जा सकता था, इसलिए गंगाधर से कहते हैं कि हम तुम्हारी पत्नी का पोस्टमार्टम करा सकते हैं। तो इस पे भी गंगाधर कोई भी एतराज़ नहीं जताता है। वो कहता है कि तुम मेरी पत्नी का पोस्टमार्टम कराओ या फिर कुछ कराओ, क्योंकि उसकी मौत सडनली हुई है, अचानक हुई है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे ऊपर खुद गमों का पहाड़ टूटा है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और ऐसे में मेरे ससुराल वालों का मेरे ही ऊपर इल्ज़ाम लगाना ये बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायक है, बहुत ही ज़्यादा दुख भरा है। लिहाजा पुलिस वाले, चूंकि ससुराल वालों की तरफ से लगातार प्रेशर पड़ रहा था, लगातार दबाव पड़ रहा था, इसलिए पुलिस वाले फैसला करते हैं कि इस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। अब दोस्तों पोस्टमार्टम कराया जाता है, लेकिन पोस्टमार्टम से पहले ही प्री मॉर्टम होता है और इस प्री मॉर्टम में कुछ ऐसी चीज़ें डॉक्टर्स को दिखाई पड़ती हैं जो काफ़ी ज़्यादा संदिग्ध होती हैं। दरअसल ये जो गंगाधर की पत्नी गिरिजा थी, इसके जिस्म पर नोचने और खरोचने के निशान थे, साथ के साथ उसके गले पर भी एक निशान था जो कि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की टीम को संदेह में धकेल देता है। इसलिए पोस्टमार्टम जब होता है और पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है दोस्तों 2-3 दिन के बाद में, तो एक ऐसा खुलासा होता है कि जो पूरा केस था अब नेचुरल डेथ से मुड़कर सीधा सीधा मर्डर की तरफ मुड़ चुका था। लेकिन मर्डर किसने किया था ये किसी को नहीं पता। दरअसल पुलिस जो थी अब गंगाधर से पूछताछ करती है, कहती है कि तुम्हारी पत्नी का मर्डर हुआ है और तुम बता रहे हो कि हार्ट अटैक आया है। तो गंगाधर बताता है कि साहब जब मैं घर पे आया तो मेरी पत्नी के सीने में बहुत तेज़ का दर्द हो रहा था और उसने मुझसे कहा था कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है, मुझे कहीं हॉस्पिटल लेके चलो। मैं उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकलने ही वाला होता हूँ कि इसी बीच में उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद में मैं खुद अपने ससुराल वालों को कॉल करता हूँ एंड उसके बाद में मैं खुद ही पुलिस थाने में फ़ोन करता हूँ कि मेरी पत्नी की इस तरीके से मौत हो गई। लेकिन ऐसे में मेरी पत्नी को मेरे आने से पहले किसने क्या दे दिया इसके बारे में मुझे नहीं पता, या फिर कौन ऐसा था जिसने गला दबाकर हत्या की। लेकिन पुलिस यहाँ पर गंगाधर से कहती है कि अगर तुम्हारी पत्नी की गला दबाकर हत्या की गई है तो भला वो तुम्हारे सामने सीने में दर्द की शिकायत क्यों करेगी। लिहाजा लगातार पुलिस जो थी वो गंगाधर के ऊपर सवाल पे सवाल थोपती जाती है। जब लगातार गंगाधर से सवाल पूछे जाते हैं तो ऑलमोस्ट 5 दिन गुजर जाने के बाद में, चूँकि गंगाधर 5 दिन तक पुलिस को घुमाता रहता है, जब 5 दिन का लंबा समय गुजर जाता है तो आखिरकार गंगाधर पुलिस के सामने टूट जाता है और कहता है कि हाँ मैंने ही अपनी पत्नी की हत्या की है, बताइए क्या करना है। अब दोस्तों जैसे ही पुलिस ये बात सुनती है, पुलिस बड़ा अचरज में पड़ जाती है कि ये कैसा पति है कि अभी जल्दी में ही इसकी शादी हो और इसने ही अपनी पत्नी की इतनी बेरहमी के साथ में हत्या कर दी। लिहाजा अब जो पुलिस थी इस गंगाधर से पूछताछ करती है तो गंगाधर पुलिस को बताता है कि वो उसकी पत्नी गिरिजा से बेइंतहा मोहब्बत किया करता था और उसकी पत्नी अक्सर उससे कहा करती थी कि तुम्हारे मेरे अलावा अन्य महिलाओं के साथ में भी शारीरिक संबंध है। और दोस्तों हालांकि गंगाधर पुलिस के सामने ये नहीं कबूलता है कि उसके अन्य महिलाओं के साथ में शारीरिक संबंध है, बल्कि कुछ लोगों से, कुछ इनपुट से ये पता चला कि गंगाधर अपनी पत्नी के अलावा कुछ अन्य महिलाओं से भी शारीरिक संबंध बनाता था, जिस बात का लगातार उसकी जो पत्नी गिरिजा थी ये विरोध किया करती थी। वो उससे कहा करती थी तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम्हारी पत्नी है, तुम चाहो तो अच्छे से अपनी पत्नी के साथ में अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर अन्य महिलाओं के साथ में शारीरिक संबंध बनाने का जुनून सवार रहता है, जबकि ऐसी सारी चीज़ें जो तुम्हें बाहर मिलती हैं वो तुम्हें घर में भी मिल सकती हैं, लेकिन तुम्हें अपने घर को बर्बाद करने का शौक चढ़ा है। इसी सारी बातों को लेकर इन दोनों के बीच में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। इसी बीच में 5 अप्रैल साल 2025 को गंगाधर किसी शादी समारोह में जाता है। जब शादी समारोह में जाता है तो उसकी पत्नी गिरिजा को ऐसा पता चलता है कि वो अपनी प्रेमिका से मिलने गया था। इसी बीच में जब गंगाधर लौट के आता है तो गिरिजा उसके साथ में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती है एंड उससे कहती है कि तुम कहाँ गए थे। तो गंगाधर कहता है कि मैं एक शादी समारोह में गया था।
इसी बात को लेकर झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि गंगाधर आग बबूला हो जाता है और उसके बाद में इनके ही घर में एक माला रखी हुई थी, उस माला से ये अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर देता है। एंड हत्या करने के बाद में उसके शव को वहीं पर छोड़ता है एंड वो माला को घर के पीछे ले जाकर झाड़ियों में फेंक देता है। एंड उसके बाद में ये अपने ससुराल वालों को फ़ोन करता है एंड ससुराल वालों को फ़ोन करके कहता है कि इस तरीके से उसकी पत्नी के सीने में बहुत तेज़ का दर्द उठा, मैं हॉस्पिटल ले जाने को था, इसी बीच में उसकी मौत हो गई। उसके बाद में ये पुलिस को भी फ़ोन करता है। यानी इस तरीके से इसने पूरी प्लानिंग की थी कि लोगों को ये मौत नेचुरल लगे। और दोस्तों 5 दिन तक ये पुलिस को घुमाता रहता है। 1-2 दिन तक तो पुलिस को भी ऐसा लगता है कि ये मौत नेचुरल डेथ है, लेकिन दोस्तों इतनी ज़्यादा इसने सही तरीके से, यानी यूँ कहें कि इतनी ज़्यादा चालाकी से, इतनी ज़्यादा क्लेवर तरीके से ये हत्या की थी कि गले पर कुछ ज़्यादा गहरा निशान तक नहीं था। बहरहाल दोस्तों, जब इस पूरे केस का खुलासा हुआ तो लोग यही बातें कह रहे थे कि एक छोटी सी बात के पीछे आखिरकार कोई अपनी पत्नी की इतनी बेरहमी से हत्या कैसे कर सकता है। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, कल के दिन जो हमारे चैनल पर कमेंट्स आए थे, इसमें अगला जो कमेंट्स है ये सूरज कुमार का लिखते हैं, मलिक साहब जी नमस्कार, हमें कभी कभी समय नहीं मिल पाता, लेकिन हम जब भी आपकी कहानी सुनते हैं, समय मिलता है तो कमेंट्स ज़रूर करते हैं। पंडित सूरज कुमार दीक्षित, उत्तर प्रदेश, फतेहपुर जिले से सुनते हैं, वर्तमान में गुजरात सूरत शहर में रहते हैं। तो सूरज कुमार जी मेरे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं सुपर कहानी, तो मंसूरी भाईजान जी आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है यासिर जी का है, लिखते हैं बढ़िया जी, तो यासिर जी शुक्रिया आपका। विनोद उपाध्याय लिखते हैं मलिक जी स्टोरी अच्छी है, तो भाई आपका शुक्रिया। गुफरान खान है लिखते हैं नाइस स्टोरी सर, तो गुफरान खान जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। सुरेंद्र शर्मा है लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका सिंह है लिखते हैं वेल्डन भैया, तो प्रियंका सिंह जी बहन आपका शुक्रिया। हसीबुल अंसारी है लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई, नाइस स्टोरी, तो हसीबुल अंसारी जी मेरे भाई आपका शुक्रिया। विनोद उपाध्याय हैं लिखते हैं हमेशा की तरह बेहतरीन प्रस्तुति, गुड जॉब मलिक जी, हमारी तरफ से अब सभी व्यूवर्स को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो विनोद उपाध्याय जी मेरा भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अच्छे कमेंट्स करते हैं। लाइक अब्बास गुलिस्तानाज बागपत यूपी से हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं लिखते हैं अल्लाह आपको अच्छा रखे और आपको चैनल को कामयाब करे। हसीबुल अंसारी जी इस तरीके की दुआओं से नवाजने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका साली हैं लिखते हैं सलाम वालेकुम, तो भाई वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपका। उसके बाद में प्रियंका सिंह हैं लिखते हैं मैं आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, मैं रोज़ सुनती हूँ बट कमेंट्स कभी कभी करती हूँ, आपसे कोशिश करूँगी कि रोज़ एक कमेंट्स करूँ। प्रियंका सिंह जी मेरी बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। परवेज़ आलम है हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। लाइक अब्बास गुलिस्तानाज बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जयप्रकाश जी अपना प्यारा सा कमेंट करते हैं, नमस्कार लिखते हैं, तो भैया नमस्कार। जयप्रकाश जी आगे लिखते हैं इसमें फ़िज़ा की कमी थी इसलिए उसको ऐसा होना पड़ा। सुनील त्यागी हैं लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इनके ही कमेंट्स पर रिप्लाई है, नमस्कार भाई, बरौली बुलंदशहर सियाना से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे छोटे भाई गलती दोनों की थी, हसीबुल अंसारी लिखते हैं। अरुण ठाकर लिखते हैं भाई तेरी आवाज़ लड़की जैसी और लैंग्वेज इंग्लिश क्यों हो गई है, तो उसी के लिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि यूट्यूब का एक अपडेट आया है जिसमें ऑटोमेटिकली जो आवाज़ है वो इंग्लिश में डब होके आ रही है, यानी अदर लैंग्वेज में भी डब होके आ रही है, तो मैंने आज उसको क्लोज़ कर दिया है। अगर आपको फिर भी वो प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। और दोस्तों उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये ग्लोरिया है लिखते हैं ये स्टोरी इज़ कमिंग इन इंग्लिश डब विथ ए लेडी वॉइस, तो ये भी हमारी मजाक बना रही हैं, हंस रही हैं, तो मैंने इन्हें बताया ही था कि आप चेंज कर लीजिए। बहरहाल दोस्तों ये थी कहानी और ये थे आप लोगों के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स। लेकिन दोस्तों आज आप लोग ध्यान से बताइएगा कि आपको जो मेरी वॉइस है शुरू से ही हिंदी में आई या फिर इंग्लिश में आई थी, कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी दोस्तों मिलता हूँ मैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।